Welcome to A Levels Academy Islamabad YouTube channel. इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में आएगा। ड्राफ्टिंग का जो पार्ट 3 है आपका, उसके अंदर का ये टॉपिक है। सही है, जो भी पार्ट 5 का स्टूडेंट है जो ड्राफ्टिंग पढ़ रहा है उसने इस टॉपिक को पार्ट 3 में ढूंढना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नोट्स के अंदर ये मौजूद नहीं होंगे, ये आपको मेरे ही नोट्स में मिलेंगे। बाद में ऑब्वियसली 2-3 साल बाद ये भी आपकी बुक्स में आना शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल ये टॉपिक बुक में मौजूद नहीं है, इतने नाम से नहीं मिलता। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नोट्स को परचेज़ करना चाहता है तो आपको इस वीडियो के ऊपर कुछ लिंक्स शो हो रहे हैं, जैसे कि ब्लॉगस्पॉट आईडी, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप में से जो भी सोशल अकाउंट से नोट्स लेना चाहता है, जैसे कि फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम अकाउंट से, वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ पास्ट पेपर्स आपके सामने रखती हूँ। ये ऑफिशियल पेज है इस चैनल का जिस पे मैंने कुछ पास्ट पेपर्स रखे हुए हैं। तो ये हम ड्राफ्टिंग का पेपर खोलते हैं, ये हमारा ड्राफ्टिंग का पेपर है। तो ड्राफ्टिंग के पेपर को मैं जूम इन करती हूँ, ये देखें, ये ड्राफ्टिंग है हमारा। ठीक है, 2024 का ये पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। इसका जब आप पार्ट 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा है, व्हाट डज कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट मीन्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, प्लीज एक्सप्लेन। सही है, तो इसके अंदर आपने करना ये है कि जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में बताना है कि वो होता क्या है उसका, और उसका इंटरप्रिटेशन के साथ क्या रिलेशन है, और इन दोनों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस बताने हैं। ये चीज़ें सवाल में लिखी थी और ये चीज़ उसी तरीके से ही मैंने इसको लिखा है। तो एक चीज़ और बता दूं, पेपर नोट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कंफर्म करा दूं आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जो भी चीज़ उस क्वेश्चन के अंदर लिखी जाती है, स्टूडेंट्स क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि वो क्वेश्चन वाली चीज़ें ऐड ही नहीं करते टॉपिक के अंदर। लाइक अगर यहाँ पे लिखा होता है ना डिफाइन लॉ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो लॉ के बारे में सब कुछ लिख तो देंगे, लेकिन आगे अगर चीज़ लिखी हुई है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी आ गया, वो उस पार्ट को भूल जाएंगे, उस पार्ट को लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, या आपको सवाल आ गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉ एंड क्राइम आ गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉ एंड क्राइम, तो स्टूडेंट्स बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे जो उन्होंने रट्टा लगाई होंगी, लेकिन वो उस टॉपिक को नहीं डालेंगे जो वो पूछ रहे हैं। इसलिए जब भी आपको पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो जो सवाल वो पूछते होते हैं उन तमाम चीज़ों को आपने हेडिंग्स में डाल के लिख देना। अगर उन्होंने डिफ्रेंसिएशन पूछी है तो डिफ्रेंसिएशन की हेडिंग होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ भी पूछा है, कुछ किसी तरह से भी कुछ भी पूछा, तो यहाँ पर उसकी हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन इन जनरल क्लॉजेज एक्ट। आप चाहो तो इस तरह से भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो या इस तरह का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कंस्ट्रक्शन इन जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है, हो गया, क्योंकि हम जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 का जो एक्ट है वो है ही जनरल क्लॉज एक्ट का। सही है, तो आपने जनरल क्लॉज एक्ट का हेडिंग मेंशन करेंगे जिससे आपके मार्क्स में इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर आपको जनरल क्लॉज एक्ट लिखने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके भी छोड़ सकते हैं, बट अच्छी हेडिंग वही बनती है कि आप जनरल क्लॉज एक्ट भी लिखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन इन जनरल क्लॉज एक्ट। आप चाहो तो इसके फ़ौरन बाद एक और हेडिंग इंट्रोडक्शन की दे दो, उसके साथ आप कंस्ट्रक्शन की इंट्रोडक्शन लिख के फिर मीनिंग और ये बाकी हेडिंग्स दे देना। लेकिन मैंने तो इंट्रोडक्शन को स्किप करके सीधा यहीं पे आई हूँ, यानी कि मैंने इंट्रोडक्शन की मेन हेडिंग बना दी और बाकी की हेडिंग्स को मैंने सब हेडिंग्स बना दिया। ठीक है, और ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही अटैम्प्ट कर रहे थे जैसे मैंने किया, या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कम हेडिंग्स में अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वो जस्ट इंट्रोडक्शन लिख के बाकी ज़रूरी हेडिंग्स दे देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी अटैम्प्ट करना चाहे करें। मेरा ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सी हेडिंग्स आप ऐड करना चाहते हैं कर लें, नहीं ऐड करना चाहते नहीं करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी उतना फ़ायदा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लीगल वर्ड्स और प्रोविजंस ऑफ लॉ। जो कंस्ट्रक्शन है वो होता है लीगल वर्ड्स को समझना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज गोल, to clarify what the law says, especially if the words have more than one meaning। जो कंस्ट्रक्शन है इसका ये गोल होता है कि जो लॉ के वर्ड्स हैं, लॉ के जो मीनिंग्स हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही लॉ
के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उन मीनिंग्स में से कोई एक अच्छा मीनिंग को कंस्ट्रक्शन निकाल देता है जिसके बारे में बताता है कि आप ये वाला मीनिंग इस लॉ के साथ यूज़ करें, ये ज़्यादा रीजनेबल है और आसान भी है। तो ये काम है कंस्ट्रक्शन का, ये इसका गोल होता है कि लॉ को आसान और हमारे लिए आसान बनाया जा सके। फोकस क्या होता है कंस्ट्रक्शन का? इट इंक्लूड्स लुकिंग एट द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड अप्लाइंग लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जो लॉ है उसकी करेक्ट मीनिंग को अप्लाई कराना। यानी कि बाजू का होता है ये ना कि एक ही लॉ की, जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उनमें से जो एग्जैक्ट मीनिंग है जो उस लॉ के साथ मैच करता है उसी को आगे यूज़ करने का काम यही करवाता है कंस्ट्रक्शन हमसे, ठीक है। और जो भी लॉ होता है उसके पीछे क्या लॉजिक बनाई होती है कि किस वजह से लॉ बना है, इसका क्या पर्पज़ है, ये काम भी कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इफ़ अ लॉ सेज पर्सन, डज इट इंक्लूड्स कंपनीज, सो कंस्ट्रक्शन हेल्प्स क्लैरिफाई। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि अगर कोई लॉ का सेंटेंस है जिसमें पर्सन्स का जिक्र है तो उस पर्सन के अंदर क्या हम कंपनीज को भी ऐड करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन उस सेंटेंस को रीड आउट करके हमें ये बताता है कि ये सिर्फ पर्सन्स के बारे में बताई जा रही है बात, इसमें आप कंपनीज और एक्स्ट्रा लोगों को नहीं ऐड कर सकते। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि कंस्ट्रक्शन की मेथड से हमने उस लॉ को समझा। अगर कंस्ट्रक्शन ना होता तो हमें उस लॉ की लाइन समझ नहीं आती, हमें लगता पर्सन्स को ऐड किया हुआ, इट मीन्स शायद इसमें और भी लोग हों। लेकिन कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ कि हमें पता चला यहाँ पे पर्सन का ही जिक्र हो रहा है और लोगों का जिक्र नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेके लॉ को और आसान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसका पर्पज क्या है? टू क्लैरिफाई व्हाट द लॉ प्रोविजंस मीन, जैसे कि मैंने ऊपर बातें लिखी थी उन्हीं को मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो कंस्ट्रक्शन का पर्पज ये होता है कि जो लॉ है उसको क्लैरिफाई किया जा सके, जो लॉ की प्रोविजंस बनी है उनको समझने में आसान हो जाए, इसको ये पर्पस होता है कंस्ट्रक्शन का। टू अवॉइड एनी एम्बिग्यूटी कन्फ्यूजन कॉज बाय द मल्टीपल मीनिंग ऑफ द वर्ड, जैसे मैंने पहले बताया था लॉ के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो उन मल्टीपल मीनिंग्स होने से क्या होता है, कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। तो कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करता है कि उन मीनिंग्स में से कोई एक मीनिंग निकाल के बताता है कि भाई ये मीनिंग जो है इस लॉ के साथ मैच कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है मैच, तो आप इसी को यूज़ करें। इससे क्या होता है कि हमारा जो लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, कन्फ्यूजन उसकी खत्म हो जाती है। तो ये इसका पर्पज़ है कंस्ट्रक्शन का। अब कंस्ट्रक्शन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी कंस्ट्रक्शन इन जनरल क्लॉजेज एक्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इट फोकसेस ऑन दी वर्ड्स, इट लिटरल अप्रोच है, इसका क्लैरिटी है। पहली लाइन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलोज द एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज्ड इन द टेक्स्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लॉ मौजूद होता है उस लॉ के एग्जैक्ट वर्ड्स को ही कंस्ट्रक्शन पकड़ता है। ऐसा नहीं होता कि लॉ में एक लाइन लिखी है, एक लाइन लिख दी है फिर जो दूसरी लाइन लिखी, नहीं, लॉ उस दूसरी लाइन को नहीं पकड़ेगा, पहले जो एक लाइन लिखी हुई है जहाँ पे वो लॉ ख़त्म हो रहा है, जिस लाइन पे ख़त्म हो रहा है वो उसी लाइन को अच्छे से पकड़ेगा, उसको समझेगा, उसका मीनिंग निकालेगा, उसको फालतू में दूसरे के साथ फ़ौरन नहीं रिलेट करेगा, बल्कि पहले एक चीज़ को समझेगा, फिर दूसरी को समझेगा, फिर तीसरी को समझेगा, फिर उसको आसान कराएगा हमारे लिए, ठीक है। यानी कि इसका पूरा फोकस जो है लॉ की वर्डिंग्स पे होता है। सही हो गया। अगली है लिटरल अप्रोच, इसमें लिखा है द फोकस इज ऑन दी ऑर्डिनरी एंड ग्रामेटिकल सेंस ऑफ दी वर्ड, यानी कि जो लॉ के जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना और किस तरतीब में लिखे हैं, क्या उनमें ग्रामर लिखी हुई है, क्या उनमें बात बताई जा रही है, इन सब चीज़ों पे कंस्ट्रक्शन फोकस करता है, क्लैरिटी करता है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रोविजंस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कंस्ट्रक्शन का एम होता है कि जो लॉ है उसको क्लियर हमारे लिए कर दे, उसको आसान कर दे, उस क्लैरिटी ले आए, ठीक हो गया। अगली हेडिंग है रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो इसमें ये होता है कि जो इसमें हमने बताना है कि जो कंस्ट्रक्शन है इसका क्या रोल अदा होता है जनरल क्लॉज एक्ट में, यानी कि ये जनरल क्लॉज एक्ट वही एक्ट है जो आप पार्ट 3 में ड्राफ्टिंग के पढ़ोगे, उसी को ही पार्ट 3 को ही हम जनरल क्लॉज एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जनरल क्लॉज एक्ट में कंस्ट्रक्शन का क्या रोल है? नंबर 1 रोल है ग्रामेटिकल रोल। It clarifies how grammatical role apply to the legal acts, ensuring the consistency in the interpretation. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लॉ लिखा हुआ है उस लॉ को अच्छे से समझता है कंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ जो ये एक लॉ है उस लॉ को उसके अपकमिंग लॉ के साथ मैच कराने की भी कोशिश करता है, फिर उससे अपकमिंग वाले के साथ मैच कराता है। ये काम भी कंस्ट्रक्शन का ही होता है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन हमारे लिए सारे लॉस की मीनिंग को सीक्वेंस के साथ समझा देता है, हमें क्लियर करके दे देता है। रेजोल्यूशन ऑफ द एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब है कन्फ्यूजन।
आपको अगर एम्बिग्यूटी नहीं लिखना, आप कन्फ्यूजन भी लिख सकते हो। When the words have multiple meanings, the act helps determine the most appropriate one। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर लॉ के बहुत सारे मीनिंग हो तो उनमें से एक मीनिंग लॉ का निकाल देता है कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़्यादा मैच करता है उस लॉ के साथ। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लॉ हो, शायद कोई एक्ट हो। अब आप सबको पता है कि एक ही एक्ट के अंदर बहुत सारे लॉ के सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट प्रोविजंस होती हैं, ठीक है। अगर उस एक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स लिखे हुए, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन का ये काम पता है कि उस एक्ट को भी तरतीब में ले आए, उसको क्लैरिफाई कर दे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ लिखी हैं। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है, पहली है लिटरल टाइप एंड देन कंस्ट्रक्शन, गोल्डन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लिटरल में लिखा है दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स ऑफ द लॉ इन देयर ऑर्डिनरी सेंस, यानी कि जो लॉ है उसको उसके ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही समझ, यानी कि जो लॉ लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में उसको समझना। ये पहले पार्ट में आया था। दूसरी लाइन में लिखा है दिस रूल मॉडिफाइज लिटरल कंस्ट्रक्शन इफ इट लीड्स टू एब्रप्ट रिजल्ट, यानी कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ लॉ है जिसका मीनिंग भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये पहली लाइन में मैं बता रही हूँ पहले वाले का, तो उसको एज इट इज़ ही रखेगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर देगा ताकि मीनिंग आसान कर दिया जाए, या उस मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा ताकि आसान हो जाए। लेकिन जो ये दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर लॉ जो लिखा हुआ है ये लॉ है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये लॉ है, और ये एक और पेज है जिसपे इसी लॉ का मीनिंग लिखा हुआ है। अब ये जो मीनिंग इधर लिखा हुआ है, इसका जो मीनिंग है वो लॉ के साथ मैच नहीं कर रहा और ये काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। तो गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये करेगा कि इस वाले मीनिंग को चेंज कर देगा इस हद तक कि वो इस लॉ के साथ मैच भी करे और लोगों को मीनिंग समझ भी आ सके, जिससे फ्यूचर में एब्रप्ट रिजल्ट ना हो सके। एब्रप्ट मीन्स गलत फैसले करना, गलत फैसले या ऐसे फैसले करना जो सही ना हो, जो उस लॉ के साथ मैच ना करते हो, ठीक है। तो जो मीनिंग है उस हिसाब से इस लॉ को चेंज कर देना ताकि फ्यूचर में गलत डिसीजंस ना हो सके। ये काम होता है गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन का। तो ये थे इसके टाइप्स। अब अगला टॉपिक आता है इंटरप्रिटेशन का। अब तक हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, अब उसका अगला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन, उसको हम समझने लगे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन से शुरू कर दिया, बाद में मैंने मीनिंग किया। आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग भी आप इसी तरह से दे सकते हो, या आप चाहो तो इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद मीनिंग और बाकी हेडिंग दे देना, या आपकी अपनी मर्जी। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप एज इट इज़ वैसा ना लिखा करो जैसे मैं लिखी हूँ, आप कुछ अपनी तरफ से भी चेंजेस कर सकते हो जैसे आपको पसंद है, क्योंकि हर स्टूडेंट की लिखने का तरीका फ़र्क होता है। कुछ स्टूडेंट्स बड़ा लिखते हैं, कुछ छोटा, और कुछ स्टूडेंट जो बहुत ही छोटा लिखते हैं मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स डाल सकें, और जो स्टूडेंट्स बड़ा लिखते हैं तो मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि आप हेडिंग्स बेशक ज़्यादा दें, लेकिन कोशिश करें कि लाइन ज़्यादा ना खींचें लंबी। ऐसा ना हो कि आप एक इंट्रोडक्शन को 3 पेजेस पे लिख रहे हो पेपर पे, वो भी ना किया करें। उतना ही इंट्रोडक्शन लिखे जितना लिखना चाहिए। जैसे कि जो आपका पेज होता है ना, उस एक पेज के अंदर ही आधे पोर्शन पे ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, और एंड पे कोशिश करना चाहिए मीनिंग लिख दें या अगले पेज तक मीनिंग आपका शुरू हो जाए। लंबा ना खींचें जो बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैं यही मशवरा दूंगी। इससे होगा कि जो लंबा लिखते हैं उनके पेजेस उनको ज़्यादा मिलेंगे लिखने के लिए, बाकी सवालों के लिए भी, और जो छोटा लिखते हैं जिनका आंसर ज़्यादा नहीं हो पाता उनको चाहिए कि ज़्यादा हेडिंग्स दें। ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स देने से क्या होता है, आपका आंसर लंबा हो जाता है। या आप फ्लो चार्ट्स ऐड कर लें, फ्लो चार्ट्स भी मैंने कुछ वीडियोज़ में बनाया है, तो वो आप ऐड कर लें, या डायग्राम्स बना लें। फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स को कहते हैं, उनसे आपके आंसर लंबा हो जाता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन इसका शुरू करने लगे। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ दूसरे वीडियो में, तो ये मैंने इसके साथ भी लिख दिया एज इट इज़। मैंने इसका इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट्स को याद करने में मुश्किल आती है, इसलिए मैंने सबके इंटरप्रिटेशन की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, सबकी सेम ही रखी हुई, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट इज एसेंशियल लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लॉ है उसको इंटरप्रिटेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इंटरप्रिटेट मीन्स लॉ को एक्सप्लेन करना, उसको क्लैरिफाई करने को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स फिगरिंग आउट द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्यूट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड और विल। मतलब जब इंटरप्रिटेशन किया जाता है ना लॉ का, उससे क्या होता है कि हमें लॉ का एग्जैक्ट इंटेंशन पता चल जाती है कि किस इंटेंशन के लिए लॉ बनाया जा रहा है। उसकी इंटेंशन तभी पता चल सकती है जब हमें इंटरप्रिटेशन करना आती हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करना, उसका मीनिंग निकालना, ठीक है। और यहाँ पे किस टाइप की लॉज की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की बात हो रही है, स्टेट्यूट्स की लॉ, कॉन्ट्रैक्ट के लॉज, डीड के लॉ, विल के लॉ। मतलब इन तमाम लॉज को जब आप इंटरप्रिटेट करते हो तो हमें सही से इसका मीनिंग और इसकी इंटेंशन पता चल जाती है कि ये लॉज क्यों बनाए गए ये सारे, ठीक है। अगली हेडिंग है लॉयर्स। अगले पॉइंट है लॉयर्स एंड जजेस यूज वेरियस अप्रोचेस एंड रूल्स टू डिटरमाइन दिस मीनिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लॉज बनाए जाते हैं उनकी मीनिंग्स को समझने के लिए बहुत से लॉयर्स और जजेस बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ लिखी हैं। अब अगला पॉइंट है
Courts often need to interpret due to dispute over words or phrase meaning. यहाँ पे ये कहना जो कोर्ट है वो करते हैं कि वो इंटरप्रिटेट करते हैं. अब यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट की बात, यहाँ पे किसकी बात हो रही? कोर्ट में जो जजेस होते हैं, ठीक है, जब भी वो कोई लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं, लॉ को चेंज करते हैं, वो इसलिए करते हैं, चेंज नहीं एक तरह से करते, मतलब उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मीन्स उसको उस लॉ का मीनिंग निकाल रहे होते हैं, उसका इंटेंशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, कि अगर एक केस आया हुआ है और उस जज को उस केस पे कोई लॉ लगाना है, तो वो लॉ लगाने से पहले उसको इंटरप्रिटेट करेगा, फिर देखेगा कि क्या ये लॉ इस केस के साथ सूट कर रहा है कि नहीं, मतलब मैच कर रहा है कि नहीं. ठीक है, मैच लिख देती हूँ, मैच कर रहा है कि नहीं. तो ये काम भी जजेस का होता है. अगली पॉइंट्स रीड आउट कर लेते हैं. This dispute can arise from the imperfect communication during the drafting, change in language over time, or failure to adopt new development. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो dispute arises, यहाँ पे हो ये रहा है कि लॉ है, ठीक है, इस लॉ को एक जज ने या किसी लॉ मेकर ने इंटरप्रिटेट किया. इंटरप्रिटेट करने से क्या हुआ कि जिस बंदे ने इसको इंटरप्रिटेट किया उसने इसका मीनिंग निकाल दिया. मीनिंग में क्या होता है कि मीनिंग के अंदर ही उस लॉ की इंटेंशन लिखी जाती है. इंटेंशन सही है, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं दोबारा आपके सामने लिख देती हूँ कि जो लॉ है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए. लॉ का एक बंदा इंटरप्रिटेट करता है, इंटरप्रिटेट करने से क्या होता है, मीनिंग निकल आता है. मीनिंग निकलने से क्या हुआ, इंटेंशन पता चली इस लॉ की क्या है. यानी कि जो इंटेंशन है वो उस लॉ की तब पता चली जब इंटरप्रिटेशन हुई. इंटरप्रिटेशन करने से क्या हुआ, मीनिंग निकला, मीनिंग करने से क्या हुआ, इंटेंशन निकली. अब जिन लोगों ने इस लॉ की इंटरप्रिटेशन की, मिसाल के तौर पे 4 लोग हैं, एक ये, इन चारों ने मिलकर इसकी इंटरप्रिटेशन की, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सही से नहीं किया, एक दूसरे के साथ बातें सही से नहीं की कि इसकी जो मीनिंग है वो सही है कि नहीं, इसकी टेंशन सही है कि नहीं, आपस में कन्फ्यूजन रही. ठीक है, ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है कि इस लॉ का एक मीनिंग की बजाय 4 मीनिंग बन के निकल आते हैं. ठीक है, एक बंदा कहता है इस लॉ का ये मतलब है, एक कहता है इसका ये मीनिंग है, एक कहता है इसका ये, एक कहता है ये, और फिर चारों जिद पड़ जाते हैं, आपस में चेक नहीं करते. उससे क्या होता है कि ये चारों के चारों मीनिंग्स ही आगे निकल आते हैं, और हम जो जजेस हो गए या कोई भी, वो क्या करेंगे, इन चारों मीनिंग में से एग्जैक्ट जो सही मैच करता है उस मीनिंग को वो अपने केस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी जा रही है इस लाइन में कि दिस डिस्प्यूट अराइजेस फ्रॉम द इम्परफेक्ट कम्युनिकेशन ओवर टाइम और फेलियर टू अडॉप्ट न्यू डेवलपमेंट. और होता ये है ना कि एक तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये हुआ कि आपस में उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया. उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो मीनिंग बनाया जाता है एंड पे, जो इंटेंशन बनाई जाती है, मीनिंग बनाई जाती है, वो जो मीनिंग होता है, जो भी इंटेंशन होती है, वो आज के दौर के लॉ के साथ नहीं चलती. मतलब कि जो लॉ बनाया गया, जो भी चीज़ बनी गई, वो 2026 तक ही अप्लाई हुई. बाद में वो लॉ चेंज हो गया और 2025 में जो है वो लॉ यूज़ ही नहीं हो रहा. तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि अगर लॉ ऐसा है, लॉ का आपने अगर इस तरह का मीनिंग बनाया है, कोई इंटेंशन बनाई है जो आने वाले दौर में काम ही नहीं आ रही, तो वो लॉ भी ठीक नहीं है. ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए जजेस को? ऐसी सिचुएशन पे जजेस को चाहिए, जो भी लॉ को अप्लाई कर रहा है, चाहे वो लॉयर है कि जज है, 2025 के हिसाब से, यानी कि आज के दौर के हिसाब से दोबारा से इस लॉ को देखा जाए, दोबारा से उसको इंटरप्रिटेट किया जाए जैसे पहले किया था, दोबारा से उसका मीनिंग निकाला जाए और फिर उसका एक इंटेंशन बनाई जाए, और उसी इंटेंशन को जो बनाई गई है उनको पास्ट में हुए गए इंटेंशंस के साथ जो मीनिंग्स हैं, इंटेंशंस कह रही हूँ, मीनिंग्स के साथ जोड़ा जाए. यानी कि जो पास्ट में डिसीजंस लिए गए हैं, जो पास्ट में बातें हुई हैं, उनके साथ उन लॉ को मैच किया जाए ताकि उस पुराने लॉ को नए लॉज के साथ मैच किया जा सके, ताकि अप्लाई हो सके. ठीक है, तो ये बातें मैंने इन जगहों पे लिखी हैं. सही है. स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट. तो ये वही बात है जैसे कि मैंने एंड में बताया कि जो लॉज है उनको इंटरप्रिटेट करने से हम अपना मीनिंग क्लैरिफाई करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं. तो यही बात लिखी है कि स्टेट टू रीस्टेट मीन्स लॉज की जो इंटरप्रिटेशन है इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट. रिटन डॉक्यूमेंट कौन से? लॉज रिटन फॉर्म में होते हैं ना. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लॉज को डिटरमिन करने के लिए
हमें इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए ताकि हमें उनका एक ट्रू मीनिंग या एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग मिल सके। ये चीज़ होती है इंटरप्रिटेशन। अब मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरप्रिटेशन आ जाता है, ये भी वही सेम ही वर्डिंग्स में हमने लिखना है जो ऊपर लिखा है। इंटरप्रिटेशन मीन्स फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड हेल्पिंग अदर अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इंटेंडेड टू कन्वे। ऑथर कौन? जिसने लॉ लिखा, लॉ राइटर, ठीक है, जिसने लॉ लिखा, उसका लिखने का, लॉ बनाने का क्या मकसद था, ये लॉ किस इंटेंशन से बनाया गया, ये हमें तब ही पता चलेगा जब हम उस लॉ की इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि उस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बातें यहाँ लिखी। अगली हेडिंग है डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की दी है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो इंटरप्रिटेशन है उसका मतलब है वो एक प्रोसेस होता है ट्रू मीनिंग निकालने का उस डॉक्यूमेंट का। वही सेम बात जो है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगली हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। जजेस इंटरप्रेटेड द लॉ बाय यूजिंग स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। तो ये आप चाहो तो हेडिंग दे दो, या आप डायरेक्ट ही पर्पज से शुरू करना चाहो तो पर्पज से भी शुरू कर दो, बट ये मैंने हेडिंग इसलिए दी है क्योंकि ऑलरेडी मेरे बने बनाए नोट्स थे इंटरप्रिटेशन के, मैंने वही उठा के इस कंस्ट्रक्शन में डाल दिए हैं, तो उसमें भी यही सेम वर्डिंग्स यूज़ हो रही हैं। तो मैंने उसी के टॉपिक्स इसमें इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए फिर दो अलग अलग याद करना मुश्किल है। मैंने कहा फिर एक ही बना के रख देती हूँ ताकि एक ही को ही आपने लिख लें, ताकि याद रखना ज़्यादा ना पड़े। इसमें यह है कि लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंट पर जजेस इंटरप्रिटेट देम यूजिंग स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे क्या जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन इन लॉज को इंटरप्रिटेट जो है जजेस करते हैं। इंटरप्रिटेट मीन्स इनका मीनिंग जो है जजेस ही निकालते हैं, ठीक है। ड्राफ्टमैन ट्राई टू इंश्योर status are clear but sometimes wording can be unclear or outdated। यहाँ पे ये कह रहे ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन कौन होता है? लॉ मेकर। जो लॉ मेकर्स हैं वो यही चाहते हैं कि जो वर्डिंग्स है लॉ की, वो स्टेटस की है लॉ की, वो क्लियर हों, लेकिन बाज़ों का छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं। जैसे कि कुछ लॉज ऐसे बन जाते हैं जिनके वर्डिंग्स क्लियर नहीं होते, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाते हैं। आउटडेटेड मीन्स जो जैसे कि अभी हम कौन से साल में हैं? 2025 में है, राइट। तो 2025 के हिसाब से वो लॉ चल नहीं रहा होता, यानी कि वो पास्ट में अप्लाई होता है, आज के दौर में नहीं। तो इसी वजह से जो ड्राफ्टमैन की जो लॉज बनाए होते हैं उनमें ये गलतियाँ आती हैं, एक तो अनक्लियर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं होते, या फिर वो आउटडेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो आज के दौर में यूज़ नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन पे इंटरप्रिटेशन को यूज़ करने से हम उन लॉज को क्लियर कर लेते हैं और उनको आउटडेटेड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डेट्स के हिसाब से चलाते हैं। यानी कि जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो उससे क्या होता है कि जो पुराने लॉज हैं जो आज के दौर में फिट नहीं हो रहे होते, उन्हीं लॉज को इंटरप्रिटेशन करने से आज के दौर में यूज़ किया जा सकता है। समझ आ गई? तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। Status cannot cover every situation, so judges use the rule of statutory interpretation to find the meaning of statutes। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो statutes है यानी कि जो laws है वो बाज़ुकात सारे सिचुएशंस पे ऐड नहीं हो सकते, यानी कि जो लॉज हैं वो आप कहते हैं कि इस जगह पे यूज़ करो, इस जगह पे इसको यूज़ करो, ठीक है, लेकिन कोर्ट्स जो जजेस हैं वो क्या करेंगी, उन लॉज को डिफरेंट केसेस पे भी यूज़ कर सकती हैं और उन केसेस के पे यूज़ करने से पहले उन लॉज की इंटरप्रिटेशन करेगी, यानी उनका मीनिंग ढूंढेगी कि ये लॉ किस लिए बनाया गया, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। जब उनकी इंटरप्रिटेशन कर लेगा फिर ही वो जज उस लॉ को किसी केस में यूज़ करेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखी मिली है, ठीक है। मैं साथ साथ समझा इसे देती हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए ये टॉपिक। पर्पसेस आ जाते हैं। पर्पसेस ये हैं कि इट्स पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट का मतलब है लॉ की रूह। जैसे कि लॉ अगर कोई लिखा गया है, कोई सेंटेंस एक ये मौजूद है, समझें कि एक सेंटेंस में लिखा है और ये लॉ है, ठीक है। अब इस लॉ के लिखने का मकसद क्या है, लॉ के पीछे इसका इंटेंशन क्या है, क्यों बनाया गया, किन सर्कमस्टांसेस पे बनाया गया, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं लॉ की स्पिरिट। जैसे कि लॉ को बारीकी से समझना कि किस वजह से बनाया गया, किन कंडीशंस पे बनाया गया, तो इन सब चीज़ों को हम ये जो है ये सारे काम इंटरप्रिटेशन करती है। इस पर्पज टू इंश्योर लॉज आर अप्लाइड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर स्पेशली इन कम्प्लेक्स और अनक्लियर सिचुएशन। जैसे कि अगर कोई लॉ जो है बनाया गया है और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि अनक्लियर है, समझ नहीं आ रही कि इस पर ये लॉ अप्लाई होगा कि नहीं, तो ऐसी सिचुएशन पे इंटरप्रिटेशन हेल्प करेगी उस लॉ को क्लियर करवाने में ताकि वो फेयरली यूज़ हो सके, अच्छे से यूज़ हो सके। ये इसके इंटरप्रिटेशन का पर्पज़ हुआ। अगली हेडिंग हमारे पास आ जाती है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं मैंने। पहला है पर्पज़ ड्रिवन एंड सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। इट लुक्स बियॉन्ड द वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ द लॉ। जो इंटरप्रिटेशन है वो ये करती है कि जो लॉ है उसका पर्पज़ डिफाइन करती है कि किस पर्पज़ के लिए वो बना, इंटरप्रिटेशन, ठीक है।
इससे ये होता है कि हमें लॉ अच्छे से समझ आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। इंटरप्रिटेशन अलाउज फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द लॉ टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इससे ये क्या होता है कि जो लॉ है, मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं ये लॉ तो है रिजिड है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, उसका मीनिंग नहीं चेंज हो सकता, बल्कि इंटरप्रिटेशन क्या करती है कि उस लॉ की रिजिडिटी को आसान कर देती है, यानी कि उसको फ्लेक्सिबल कर देगी, रिजिड से हटा के उसको फ्लेक्सिबल कर देगी। फ्लेक्सिबल करने से क्या होगा कि सब लोग फिर इस लॉ को आराम से, जो जजेस हैं, जो भी लोग हैं, वो फिर इसको फ्लेक्सिबल करने के बाद इसको अच्छे से इसका मीनिंग चेंज करेंगे, फिर मीनिंग चेंज करेंगे, इसको आसान करने की कोशिश करेंगे, इसकी रिजिडिटी को हल्का कर देंगे, यानी कि फ्लेक्सिबल कर देंगे इसको। ठीक है, ये काम होता है इंटरप्रिटेशन का। अगली हेडिंग पे आते हैं, रोल ऑफ द इंटरप्रिटेशन द जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का क्या रोल अदा होता है जनरल क्लॉज एक्ट में, वो पढ़ने लगे हैं। पहला रोल इसका है कि ये क्लैरिफाई करता है लेजिस्लेटिव इंटेंशन को, यानी कि जिन लोगों ने लॉ को बनाया उन लॉ के बनाने वालों की इंटेंशन को फाइंड आउट करता है इंटरप्रिटेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो लेजिस्लेटिव हैं, यानी कि जिन्होंने लॉज बनाया, उन लॉज को बनाने के पीछे की जो इंटेंशन है वो फाइंड करने में इंटरप्रिटेशन मदद करती है। कोर्ट्स आर एनकरेज टू इंटरप्रिटेट लॉज इन अ वे दैट फुलफिल्स द इंटेंशन, इरादा ऑफ द लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स या लॉ मेकिंग पर्सन। ठीक है, लेजिस्लेटर को यहाँ पे लिखना था लॉ मेकर्स, ये गलती से मुझसे मेक्स हो गया, लॉ मेकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लॉ है उसकी इंटेंशन निकालने के काम को इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और यही काम है इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, और जो जजेस हैं और वो इनको इंटरप्रिटेट करते हैं। अगली हेडिंग है हार्मोनाइजिंग द लॉज। It ensures that different laws do not conflict with each other and are interpreted in harmony। यहाँ पे जो जजेस हैं वो ये करते हैं कि जो लॉज हैं, एक ये लॉ है, एक ये लॉ है, एक ये लॉ है, ठीक है, ये एक दूसरे से टकराए ना, एक दूसरे को रिपेल ना करें, सीक्वेंस में अपने अपने हिसाब से चल रहे हों और आराम से इंटरप्रिटेट हो जाए, इनका मीनिंग आराम से निकल आए। ये काम भी इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक होगा, ये बात यहाँ लिखिए। थर्ड पॉइंट इज अप्लाइंग लॉज टू न्यू सिचुएशंस, यानी कि इंटरप्रिटेशन ये करता है दिस एक्ट हेल्प्स अडॉप्ट ओल्ड लॉज टू मॉडर्न सिचुएशन। जैसे कि लॉ अगर एक बनाया गया है 1998 में, तो उस लॉ को इंटरप्रिटेशन करने से क्या होगा कि उसी लॉ को फिर 2025 यानी कि आज के दौर में भी यूज़ किया जा सकता है। ये करता है इंटरप्रिटेशन। सही हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इसमें पहली टाइप है लिटरल इंटरप्रिटेशन, देन वी हैव पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। अब हम लिटरल इंटरप्रिटेशन पहले पढ़ लेते हैं। इट फोकसेस ऑन द प्लेन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो नॉर्मल रिटन लॉ होता है जिस फॉर्म में मौजूद है उसी तरह से ही उसका मीनिंग आसान वर्डिंग्स में निकाल देता है। पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन में होता है इट कंसिडर्स द पर्पस बिहाइंड द लॉ एंड इंश्योर्स दैट द इंटरप्रिटेशन इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ लॉ। यहाँ पे जो लॉ होता है उसके साथ में पर्पस भी डिफाइन करने में मदद करता है। ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो लॉ है उसके पीछे बनाने का पर्पस क्या है, उसकी क्या इंटेंशन है, तो ये फाइंड करता है पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो ये पहले वाला है इसमें सिंपली आप लॉ के मीनिंग्स को समझते हो, उसी को ही डिफाइन कर रहे होते हो, उसी को अप्लाई कर रहे होते हो, क्योंकि वो आसान में होता है, आसान वर्डिंग्स में होता है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि उसी लॉ को बनाने का क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, ये उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारे 2 पॉइंट्स। अब अगले पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। अगली हेडिंग है डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हमने डिफरेंसेस बताए हुए हैं। पहले में हम पहले वाले इस बार में आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, उन्हीं पॉइंट्स से रिलेट करते हुए आगे डिफरेंसेस मैंने बनाए हुए। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को शुरू करने लगे। पहला है डेफिनेशन। कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है फाइंड द लिटरल मीनिंग ऑफ लीगल वर्ड्स, एक्सप्लेन द पर्पस और इंटेंशन बिहाइंड द लॉ। जो कंस्ट्रक्शन है उसकी डेफिनेशन ये है कि ये फाइंड करता है लिटरल मीनिंग ऑफ द लीगल वर्ड्स, यानी कि जो लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग है ये फाइंड करने में कंस्ट्रक्शन हेल्प करता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटेंशन बिहाइंड द लॉ, और जो इंटरप्रिटेशन है वो ये करता है कि उन लॉज का पर्पस डिफाइन करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन मीनिंग फाइंड आउट करता है करेक्ट वाला कि लॉ का कौन सा करेक्ट मीनिंग है, और इंटरप्रिटेशन उस लॉ का पर्पस फाइंड करता है कि किस पर्पस के लिए वो लॉ बनाया गया। ये इन दोनों की डेफिनेशंस का फ़र्क है। अब दूसरा पॉइंट है फोकस। मेन फोकस इन दोनों के क्या है। कंस्ट्रक्शन का मेन फोकस है फोकस ऑन द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द लॉ, ये लॉ की एग्जैक्ट वर्डिंग्स पे फोकस रखता है। ठीक है, फोकस ऑन द ब्रॉडर पर्पस ऑफ द लॉ। और जो इंटरप्रिटेशन जो है ना, इंटरप्रिटेशन लॉ के बनाने के पीछे की वजह यानी कि पर्पस को फाइंड आउट करता है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के लिखी हुई वर्डिंग्स के ऊपर ही फोकस रखता है, वो पर्पस के पीछे नहीं जाता। ठीक है, ये इनका फोकस हो गया। ठीक है, फिर आता है अप्रोच।
रिजिड एंड स्ट्रिक्ट, फ्लेक्सिबल एंड पर्पस ओरिजिनेटेड। जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी रिजिड एंड स्ट्रिक्ट है। रिजिड इसलिए कि वो लॉ को उस तरह से चेंज नहीं करता, ना ही कह सकते हैं उसका पर्पस फाइंड आउट करते, काफ़ी रिजिड है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो फ्लेक्सिबल है और पर्पस ओरिएंटेड है। पर्पस ओरिएंटेड का मतलब है जो पर्पस को फाइंड आउट करता है कि किस पर्पस के लिए लॉ बनाएगा। तो ये इनका अप्रोच है। अगली हेडिंग है पर्पस। टू क्लैरिफाई व्हाट लॉ सेज, टू क्लैरिफाई व्हाट द लॉ मीन्स और इंटेंट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन है वो क्लैरिफाई करता है लॉ के मीनिंग को, लॉ को समझाता है कि वो लॉ क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो क्लैरिफाई करता है उसके इंटेंशन को, यानी कि किस इंटेंशन के लिए वो लॉ बनाया गया, इस चीज़, ये इसका पर्पस है इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, ये दोनों का फ़र्क हो गया। अगला है हेडिंग है आउटकम। तो यहाँ पे है कि पर्पस प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन द लिटरल मीनिंग। जो कंस्ट्रक्शन है उसका आउटकम ये है, यानी कि वो इसलिए वर्क करता है ताकि वो लॉ के क्लियर मीनिंग को डिफाइन कर सके, एग्जैक्ट मीनिंग को। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या करता है, इंश्योर्स फेयरनेस एंड अलाइनमेंट विद द लॉज पर्पस। और वो ये करता है कि जो लॉ का पर्पस है, इस पर्पस के लिए बनाया गया, उस पर्पस के अकॉर्डिंग उस लॉ को वो आगे यूज़ कराने में मदद करता है। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम होता है और कंस्ट्रक्शन का काम होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करके देना। ठीक हो गया, बस ये इनकी डिफरेंसेस थी। आप चाहो तो इनकी डिफरेंसेस इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखी है, इस तरह से भी लिख सकते हो, या चाहो इनको आगे हेडिंग बना के भी लिख सकते हो जैसे आप नॉर्मली लिखते हो। इस तरह लिखने से ये होता है थोड़ा मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को कि उन्होंने देखो इस तरह से बनाया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लाइनें लगा के लिखें, तो वो हेडिंग्स, आप इनको हेडिंग्स में भी लिख सकते हो। ठीक हो गया, अब हम अगले पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट डिफरेंस। अब आपने इन्हीं की डिफरेंसेस को, जो यहाँ पे जो डिफरेंस बनाई थी, इनको आपने अब एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल है रोड ट्रैफिक लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक गाड़ी, आपने ये पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। अब ये गाड़ी रोड पे चल रही है, ठीक है, और ये गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 km है, 40 किलोमीटर स्पीड पे चल रही है। सही है। अब पहली एग्जांपल पे मैंने पहली हेडिंग दी है लॉ की, दूसरी हेडिंग है कंस्ट्रक्शन की, तीसरी है इंटरप्रिटेशन की। अब आप तीनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके समझिएगा। ठीक है, पहले में लिखा है लॉ नो व्हीकल शैल बी ड्रिवन फास्टर देन 40 km इन अ रेजिडेंशियल एरिया। तो यहाँ पे लॉ है एक लिखा हुआ कि कोई भी व्हीकल 40 km से तेज़ नहीं जाएगी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। मिसाल के तौर पे जो गाड़ी है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर चल रही है, ठीक है, और ये जो गाड़ी है ये 40 km से ऊपर नहीं जाएगी, इसकी स्पीड 40 km तक ही रहेगी, क्योंकि ये जो एरिया है जिसमें चल रही है, जो रोड है, ये जो लोकेशन है सारी, ये सारी की सारी रेजिडेंशियल एरिया। ये लॉ है, ठीक है। हमारा लॉ में हमें ये ड्यूटी देगी कि भाई ये 40 km स्पीड है और रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की स्पीड रखनी है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेगा इस लॉ के ऊपर, ये जो बात यहाँ लिखी गई है इस पर क्या करेगा कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, द वर्ड व्हीकल includes cars, buses and trucks but not bicycles। कंस्ट्रक्शन का फोकस ये होगा कि अगर इसने व्हीकल को रोका है तो व्हीकल में कार्स भी आएंगी, व्हीकल में बसेस भी आएंगी, व्हीकल्स में ट्रक्स भी आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, हमें ये सिर्फ एक्सप्लेन करेगा कि जो कार्स हैं उसके साथ साथ बसेस भी, जबकि इसमें सिर्फ व्हीकल का जिक्र है। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि व्हीकल के अंदर कार्स भी ऐड करेगा, बसेस भी ऐड करेगा, ट्रक्स भी ऐड करेगा, कि ये तमाम चीज़ें जो हैं व्हीकल्स 40 km की स्पीड पे ही जाएंगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि बाईसाइकिल को ऐड नहीं करेगा। बाईसाइकिल्स होती हैं साइकिल जो बच्चे चलाते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है, उनको ये ऐड नहीं करेगा। ये होगा कंस्ट्रक्शन का काम। अब इसी के ऊपर इंटरप्रिटेशन क्या करेगा, अब हम उसको देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन को। ये रहा इंटरप्रिटेशन करेगा द पर्पस इज टू इंश्योर सेफ्टी। अब इंटरप्रिटेशन जो है इसी लॉ के ऊपर, जो यहाँ पे लॉ लिखा है, इसकी पर्पस को डिफाइन करेगा। तो अब इंटरप्रिटेशन ने ये पर्पस निकाला कि भाई ये जो यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई हैं ये हमें ये पर्पस दे रहा है कि हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। ज़ाहिर बात है कि कोई गाड़ी 40 की स्पीड पे, 40 की एमपी की स्पीड पे चल रही है, तो ज़ाहिर बात है उसको स्लो चलाने का कहा जा रहा है, ताकि जो वहाँ पे लोग रहते हैं रेजिडेंशियल एरिया में उनके ऊपर कार ना चढ़ जाए, ठीक है, या उनके टक्कर ना लग जाए इनसे, ठीक है। इसलिए इंटरप्रिटेशन को ये पता चला, ठीक है, कि लोगों की सेफ्टी के लिए ये लॉ बनाएगा।
बनाया गया। सो इट माइट ऑल्सो अप्लाई टू क्या लिखा हुआ है, स्केट बोर्ड्स एंड टू इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स, यानी कि जो यहाँ पे स्केट बोर्ड्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि स्केट बोर्ड्स पे भी ये अप्लाई होगा और स्कूटर्स पे। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन कभी भी स्केट बोर्ड्स और स्कूटर्स का नाम नहीं लेगा, उसको लगेगा कि अगर व्हीकल की बात हो रही तो कार्स, बसेस और ट्रक्स आएंगे। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो तो बहुत ही बारीकी से स्टडी करता है, तो वो क्या कहेगा कि जो स्केट बोर्ड्स हैं और ये चीज़ें भी ख़तरनाक होंगी, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी ना ही यूज़ करें। ठीक हो गया, तो ये हो गया काम इंटरप्रिटेशन का। तो इस तरह से हुआ ये कि लॉ को कंस्ट्रक्शन की हेल्प से एंड इंटरप्रिटेशन की हेल्प से हमने इसका मीनिंग निकाला। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी दूसरी एग्जांपल है एनवायरमेंटल लॉ की। एनवायरमेंटल लॉ में ये मैंने आपके सामने एक स्केच बनाया हुआ है, खुद ये मैंने बनाया है, जिसमें ना एक फैक्ट्री है जिसके आगे देखें ये स्मोक बन रही है बहुत ज़्यादा। अब देखो स्मोक बनने से क्या होता है कि हमारी जो स्मोक से जो एनवायरनमेंट है, जो इर्द गिर्द का माहौल है, वो फॉगी हो जाता है, थोड़ा गंदा सा हो जाता है, स्मेल हमें सांस लेने में मुश्किल आती है। ठीक हो गया, तो ये हमारा एनवायरमेंटल लॉ हो गया। अब हम इसका लॉ पढ़ते हैं। लॉ में लिखा है फैक्ट्रीज मस्ट नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेज इनटू द एयर, ये हमारा लॉ हो गया। अब इस लॉ के ऊपर कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन कहता है फोकस ऑन दी स्पेसिफिक वर्ड फैक्ट्रीज एंड गैसेज, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है अपना सारा फोकस फैक्ट्रीज पे रखेगा और गैसेज पे रखेगा। इसको और कुछ समझ नहीं आने वाली है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो इसके पीछे पर्पस डिफाइन करेगा कि इस लॉ को बनाने का क्या पर्पस है। तो उसका पर्पस ये है, थोड़ा मैं इसको रेज भी कर दूँ, इसका पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स अदर पोल्यूटेंट्स लाइक स्मोक इवन इफ इट्स नॉट मेंशन्ड। यहाँ पे स्मोक को भी ऐड किया जाएगा। स्मोक जो है बाजू का सिगरेट से भी होता है और डिफरेंट और भी चीज़ों से होता है जो फैक्ट्री के अलावा होती है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन पर्पस निकालेगा कि ये उन तमाम गैसेस की बात हो रही है कि जितनी भी चीज़ें इंसान के लिए हार्मफुल है उन तमाम चीज़ों को भी आप इसमें इंक्लूड करें और उन चीज़ों को भी निकाल दें, जैसे कि स्मोक को भी निकाल लें, जो भी डिवाइसेस हैं या ऐसी चीज़ें जिस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करी उनको भी निकालें। तो बेसिकली अब यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट्स लिखे हैं समझाने के लिए कि लॉ को किस तरह कंस्ट्रक्शन देखता है, किस तरह इंटरप्रिटेशन देखता है। ठीक है, ये भी दोनों पॉइंट्स को रिलेट किया गया। अब ये हमारी सेकंड एग्जांपल भी हो गया। अब चाहो इन दोनों में से कोई एक लिख लेना। अगली हेडिंग है व्हेन टू यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्सेस इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और इंटरप्रिटेशन को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अब हम दोनों का यूजेस देखते हैं। ठीक हो गया, पहला है सिचुएशंस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सिचुएशंस लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ छोटा करके। यहाँ हमारे पास ये 4 सिचुएशंस बनी हुई हैं। ठीक है, अब इन चारों सिचुएशंस पे इनका क्या यूज़ है। पहले लिखा हुआ है क्लियर एंड प्रिसाइज वर्ड इन द लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब अगर कोई क्लियर और प्रिसाइज वर्ड्स ऑफ लॉ बनाना है ना, उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन यूज़ करें, लेकिन उन जगहों पे इंटरप्रिटेशन यूज़ बाजू का नहीं होता। कंस्ट्रक्शन क्या करता है कि लॉ की मीनिंग को क्लियर करता है और उसको छोटा करता है, प्रिसाइज करता है हमारे लिए। लेकिन इंटरप्रिटेशन बाजू का ये नहीं करता। करना चाहे तो ये कर भी सकता है, लेकिन इसका मेन कंस्ट्रक्शन को ये मेन ड्यूटी दी गई है। इंटरप्रिटेशन की ड्यूटी नहीं है कि ये इतना छोटे छोटे काम करे। अब अगले पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट है एम्बिग्यूअस और अनक्लियर लैंग्वेज। अगर लॉ में कोई भी चीज़ अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, उन सिचुएशन पे जो कंस्ट्रक्शन है वो कभी कभी हेल्प आउट नहीं कर पाता, लेकिन इंटरप्रिटेशन कर देता है। कैसे कि वो जो लॉ लिखा हुआ है उसके पीछे इसका पर्पस निकालता है। जब वो पर्पस निकालता है, पर्पस से क्या होता है कि हमें समझ आ जाती है कि लॉ की क्या इंटेंशन है। जब हमें इंटेंशन पता चल जाती है, उससे क्या होता है हम आराम से उसका मीनिंग बना सकते हैं, जिससे उसकी कन्फ्यूजन जो है लॉ की वो क्लियर हो सकती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया इसका यूज़। ठीक हो गया। वैसे तो हमने पढ़ा ये था ना कि कंस्ट्रक्शन में एम्बिग्यूअस वर्डिंग्स को क्लियर किया जाता है, कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है, बट वो हो रही है बात कि ऑलरेडी अगर लॉ लिखा हुआ है उसके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके, यानी कि वो लॉ इटसेल्फ आसान होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर लॉ ही क्लियर नहीं है, लॉ ही कंफ्यूजिंग है, उस सिचुएशन पे कंस्ट्रक्शन हेल्प नहीं कर पाएगा, तब आप इंटरप्रिटेशन यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा, जो कि लॉ को इस तरह से उसका पर्पस निकालेगा, फिर वहाँ से हमें उसका मीनिंग मिलेगा। मीनिंग से क्या होगा कि हमें उसकी जो सारी वर्डिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगी और कन्फ्यूजन दूर होगी। तो यहाँ पे उस टाइप की बातें लिखी गई हैं, तो उसको आप इस पर आप कन्फ्यूज ना होइएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है न्यू और अनफोर्सीन सिचुएशन। अब जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो लॉ जो लिखा होता है, उस चाहे वो लॉ आसान वर्डिंग्स में या जैसा भी है, उस लॉ को वो आगे के हिसाब से फोर्सी नहीं कर सकता। फोर्सी मीन्स मुस्तकबिल देखना, यानी कि वो जो लॉ बना है उस लॉ को वो अपकमिंग फ्यूचर्स के साथ सेट नहीं कर पाएगा कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है ना,
उसमें मैंने यस लिखा हुआ है, यानी कि इस जगह पे ऐसे सिचुएशन पे इंटरप्रिटेशन जो है वर्क करेगा। कैसे कि वो उन लॉज का पहले तो मीनिंग अपना पर्पस निकालेगा। पर्पस निकालने से क्या होगा कि हमें उस लॉ की इंटेंशन पता चल जाएगी। इंटेंशन जब पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, उस इंटेंशन का मीनिंग बना लेंगे कि भाई ये लॉ इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब वो जो मीनिंग बनेगा वो 2002 के अंदर यूज़ होगा वो लॉ। अब आ गया 2005, अब कौन सा साल से 2025 चल रहा है, राइट। अब 2025 चल रहा है तो उसमें क्या होगा, दोबारा से इंटरप्रिटेशन की जाएगी लॉ की। दोबारा से इंटरप्रिटेशन करने से पर्पस निकलेगा। पर्पस निकलने से क्या होगा कि इंटेंशन बनाई जाएगी। इंटेंशन बनाने के बाद क्या होगा, मीनिंग बनाया जाएगा। फिर दोबारा से उसको जो है अप्लाई किया जाएगा। यानी कि हम इंटरप्रिटेशन करने से अपकमिंग माहौल के हिसाब से अपने चीज़ों को एडजस्ट करा सकते हैं, न्यू चीज़ों के साथ उसको मैच करा सकते हैं लॉ को। लेकिन कंस्ट्रक्शन ये चीज़ नहीं करता। कंस्ट्रक्शन सिंपली उस लॉ का मीनिंग डिफाइन कर सकता है या समझा सकता थोड़ा बहुत, लेकिन जो ये है इंटरप्रिटेशन वो उस लॉ को फोरसी करता है, यानी कि आगे फ्यूचर के लिए उसको बेहतर कर सकता है। फोरसी मीन्स आगे जाके उसको सही कर सकता है अपने लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है इंश्योरिंग फेयरनेस एंड जस्टिस। जो कंस्ट्रक्शन है वो फेयरनेस एंड जस्टिस नहीं लाता, लेकिन इंटरप्रिटेशन कर सकता है। कैसे कि जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या करेगा, लॉ को डिफाइन करेगा, मीनिंग और पर्पस और इंटेंशन निकालेगा, फिर उसको उस केस पे अप्लाई कराएगा ताकि फेयरनेस के साथ केस का फैसला किया जा सके। जैसे कि एक ये लॉ है, अगर ये लॉ कंफ्यूजिंग है तो ये जो है ना कंस्ट्रक्शन, वो तो सिर्फ इसका मीनिंग देगा। मीनिंग देने के बाद वो साइड पे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन क्या करेगा, उस लॉ के उसी मीनिंग को, उसका पर्पस निकालेगा, उस मीनिंग से पर्पस निकालने के बाद उसकी इंटेंशन निकालेगा। एंड पे जाके वो इंटरप्रिटेशन से ये देखेंगे कि जो इंटेंशन निकली है, क्या ये इंटेंशन या मीनिंग जो बना है इस लॉ से, क्या ये मैच कर सकता है इस केस पे। अगर हम इस लॉ को यूज़ करेंगे इस केस में, क्या इससे फेयर रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरप्रिटेशन में मिलेगी, बाकी जगहों पे नहीं मिलनी। इसलिए इंटरप्रिटेशन इस जगह पे अप्लाई होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके साथ नो लिखा। अगले हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ कॉन्सेप्ट इन लॉ। तो अब यहाँ पे आता है कि कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन का क्या रोल अदा होता है। कंस्ट्रक्शन इंश्योर्स द लॉज आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली मीन्स कंस्ट्रक्शन का ये काम होता है कि लॉ कंसिस्टेंटली अप्लाई हो, उनका मीनिंग अच्छे से हम डिफाइन कर सकें। इंटरप्रिटेशन का क्या काम है, इंश्योर्स द लॉज रिमेन रेलेवेंट टू द मॉडर्न चैलेंजेस। और जो इंटरप्रिटेशन है उसका ये काम है कि जो लॉ है वो मॉडर्न चैलेंजेस के हिसाब से रेलेवेंट रह सके। रेलेवेंट मीन्स रिलेट कर सके, यानी कि आज के दौर में भी जो पुराना लॉ है बहुत साल पहले भी, वो भी आज के दौर में भी यूज़ हो सके। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम होता है। कंस्ट्रक्शन का भी मैं बता चुकी हूँ, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। अब कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है, इन कंक्लूजन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन आर एसेंशियल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग लॉ। अगर आप कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन दोनों को यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा कि हमें लॉ को अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमें लॉ समझना आसान हो जाएगा। वाइल कंस्ट्रक्शन फोकस ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ द लॉ, वेयर एज इंटरप्रिटेशन सीक्स टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड इट। और जो यहाँ पे ये बात बोल रही है कि कंस्ट्रक्शन जो है लॉ को आसान कराने में हेल्प आउट करता है, और जो इंटरप्रिटेशन है उस लॉ का पर्पस निकालने में हेल्प आउट करता है, उसकी इंटेंशन ढूंढने में हेल्प करता है। टुगेदर दे इंश्योर लॉज आर बोथ क्लियर एंड अडॉप्टेबल टू चेंजिंग टाइम्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों अगर हमारे पास रहेंगे तो हमारे अपकमिंग फ्यूचर के जो लॉज हैं हमारे लिए क्लियर बनेंगे और अच्छे बनेंगे। ये इसका एंड हो गया टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।